हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे मत देखना क्लास 10th लिखा हुआ है, चैप्टर 8 लिखा हुआ है। ये चीज़ें थोड़ी सी एडिटिंग में टाइम लग रहा था, काफ़ी टाइम हो गया वीडियो डले हुए। तो पहले मैं वीडियो के बारे में एक बात करता हूँ। अभी आप लोगों के लिए थ्योरेटिकल चैप्टर्स के वीडियो ज़्यादा आएंगे, मैथ जैसे चैप्टर के वीडियो थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि उन पर कुछ वर्क हो रहा है। हमारी लिखने के कारण चीज़ों में थोड़ी क्लैरिटी नहीं हो रही। कंटेंट अच्छा है मगर चीज़ों के अंदर बच्चा वैसे ही नहीं देख रहा, तो इसलिए हमने थोड़ा सा पोज लिया। तो एक 3 से 4 दिन मैथ में लगेंगे, तब तक हम साइंस और सोशल के वीडियोस आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का। ठीक है, ये है क्लास आपकी 9। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। नई बुक के हिसाब से चैप्टर जो पहले जो बुक थी उसमें ये चैप्टर था, चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से। चैप्टर वही है, क्या चेंजेस किए गए, थोड़ा सा चीजों को अच्छा समझाया गया, थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाया गया। ठीक है, मेरे चैप्टर्स के अंदर, मेरे नोट्स के अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, मैं और लोगों की तरह आपके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालूंगा। रीजन यार, जो बुक में है पेपर उसी से ही आएगा। क्यों एक्स्ट्रा पढ़ा के आपको एक्स्ट्रा मेहनत करवाओ, एक डायरेक्शन को दिशा लेस कर दो, ऐसा नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट काम करेंगे, जो एनसीईआरटी के अंदर है वही पढ़ेंगे और उसी को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर है, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर में क्या है, चैप्टर एक सेल के बारे में, एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, चीजों के बारे में, बायोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। हमारी धरती पे जीवन कब आया, जीवन कैसे आया, इसके बारे में शुरुआती बातें हैं। ठीक है, लाइफ इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन वाटर। ऐसा माना जाता है कि जो जीवन है ना वो पानी में शुरू हुआ था। ठीक है, some researchers believe that life may have originated in small water pools। कुछ रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि जो लाइफ है ना वो छोटे छोटे पॉन्ड पूल्स के अंदर बनी थी, ना कि ओशियन। अब ओशियन कितना बड़ा होता है, ओशियन की गहराई कितनी बड़ी थी। कहा जाता है कि हम मार्स तक जा चुके हैं, पर हमने ओशियन के बारे में 5% ही स्टडी करी, 95% हमने ओशन की स्टडी नहीं करी जहां पे हम रहते हैं। तो ऐसे में भी ये कहा जाता है कि उसमें भी ओशियंस में जीवन नहीं बना था, जीवन बना था छोटे छोटे वाटर के पूल्स में, तालाबों में या लेक में, ऐसी किसी जगह पे बना था। कुछ रिसर्चर्स का ऐसा मानना है। हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनवायरमेंट, और इसका एक एग्जाम्पल है हॉट स्प्रिंग्स। मतलब हमारी धरती पे कुछ ऐसे जगह हैं, बहुत ऐसी जगह जहाँ पे गर्म झरने हैं, गर्म पानी निकलता है, उनमें हमें जीवन देखने को मिला है। तो वो तो यार समुद्र का हिस्सा नहीं है ना, तब भी वहां पे जीवन देखने को मिला। तो इसीलिए उनका कहना है कि शायद समुद्र से पहले जीवन जो है वो छोटे छोटे पूल्स में, छोटे छोटे तालाबों में आया था। ठीक है, जो पूगा वैली है लद्दाख की, बहुत हाई टेम्परेचर मेंटेन करती है कोल्ड क्लाइमेट में। सबको लद्दाख के बारे में पता है, लद्दाख एक बहुत ठंडी जगह है, कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है लद्दाख को। उस जगह पर इतने कम टेम्परेचर में भी गर्म पानी का झरना पाया जाता है, ये अपने आप में एक सरप्राइज है, पर पाया जाता है। ये धरती का नेचर है, वहां पे कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बात बताई गई है कि पूगा वैली जो है लद्दाख की, वहां पर बहुत ज्यादा गर्म पानी का झरना पाया जाता है, जबकि वो जगह बहुत ज्यादा क्या है, ठंडी है। These conditions are similar to those on the early life about 3.5 billion year ago। और ये वो कंडीशन है जब धरती पे 3.5 बिलियन ईयर एगो, बहुत बहुत पहले, अरबों खरबों साल पहले की बात है, तब भी धरती पर ऐसा पाया जाता था और ये आज भी पाया जाता है, पर तब ज्यादा था। धरती बदलती गई, अपने आप को रहने लायक बनाती गई, अब ये कम हो गया। तो ऐसी कंडीशन पहले भी पाई जाती थी जो आज यहाँ लद्दाख में देखने को मिल रही है। कहता है जो ऑर्गेनिज्म है ना हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उनको थर्मोफाइल्स बोला जाता है। अगर इस पन्ने पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो ये है कि भाई गर्म पानी में रहने वाले जीवों को क्या बोला जाता है, दैट इज द थर्मोफाइल्स, which are mostly heat loving and unicellular bacteria। जो ज्यादातर गर्मी को पसंद करते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। जिनको यूनिसेलुलर नहीं पता उनके लिए छोटी सी चीज बता दूं, ऑर्गेनिज्म को बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटा गया है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। जिनके पास सिंगल सेल होती है जैसे एग, उनको यूनिसेलुलर बोला जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म 90% यूनिसेलुलर ही होते हैं। मैं 90 बोलूंगा, मैं 99% बोलूंगा, यूनिसेलुलर ही होते हैं। तो ये है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कि धरती के पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो
ये जो बात आती है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो है, इस इंस्टीट्यूट के कुछ साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करी। ये इंस्टीट्यूट लखनऊ में है और इन्होंने किस पे रिसर्च करी? हॉट स्प्रिंग के ऊपर रिसर्च करी। और उन्होंने, अच्छा पहले ये समझो, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज, मतलब जो पत्थरों की स्टडी करते हैं, ठीक है, जो पत्थरों की स्टडी करते हैं, लखनऊ में है, उन्होंने इनके ऊपर रिसर्च करी। उन्होंने क्या पाया कि इसके आसपास, किसके आसपास? गर्म झरनों के आसपास कैल्शियम कार्बोनेट जैसी एक केमिस्ट्री में मौजूद एक कंपाउंड है। ये क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट? जिसे हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं, जिसे हम लोग चौक बोलते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इन्होंने पाया कि जो ये हॉट स्प्रिंग्स है ना, इनके चारों ओर, इनके बॉर्डर पर कैल्शियम कार्बोनेट जैसी लेयर इकट्ठी हो गई है, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट जैसी लेयर इन्होंने पाई। दिस डिपॉजिट में हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशन। कहते हैं ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है ना, इन्होंने पुराने टाइम पर रहने वाले जीवों को, जो यहाँ कभी हॉट स्प्रिंग में रहते रहे होंगे, ऐसा रिसर्च है, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन देती थी कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर। और वो प्रोटेक्शन किससे देती थी? हार्मफुल रेडिएशन से, एक्सट्रीम कंडीशन से, बाहर की हानिकारक रेडिएशंस और बाहर की बहुत एक्सट्रीम कंडीशन से यहाँ रहने वाले जीवों को ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जो है ना, ये प्रोटेक्शन देती थी, ठीक है। They may also have helped in formation of the first protective membrane, और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाई थी। अब प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? जैसे हम हैं, हमारी जो सेल है ना, हमारी सेल के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। प्लांट के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल वॉल बोला जाता है। ऐसे ही सबसे पहली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो बनी थी ना, कहा जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण बनी थी, जिन्होंने इनमें रहने वाले जीवों को क्या करा था? प्रोटेक्ट करा था, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई। द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इज द बैरियर, ये एक ऐसा बैरियर होता है जो सेल को क्या करता है? डिफाइन से सेल, मतलब अगर आपकी कोई सेल है ना, तो जब तक उसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, आप सेल को बता नहीं सकते ना सेल क्या है। एक घर में 4 लोग रहते हैं, वो चारों लोगों को किससे बोला जाता है? यार ये इस घर में रहते हैं, ऐसे। तो जो सेल के अंदर मौजूद चीजें हैं, उनको जिन्होंने एक साथ रख रखा है, उसे बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, और वो प्रोटेक्टिव लेयर कहलाती है सेल की, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने अब तक ओरिजिन के बारे में पढ़ा, रिसर्च के बारे में पढ़ा, धीरे धीरे चैप्टर की और भी चीजें आएंगी। ये सब एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब हम चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर चलते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले सेल, बड़ी देर से सुनते आ रहे हो ना, सेल 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 क्या होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? सेल से, ये सबको पता है, ठीक है। द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट, सबसे छोटी चीज जिसमें लाइफ मौजूद है उसे बोला जाता है सेल, ठीक है। द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट, वो सबसे छोटा लेवल जहां पे लाइफ पाई जाती है, इसे सेल बोलते हैं, ठीक है। तो सभी चीजें जो बेसिक लेवल पर, लाइफ का बेसिक लेवल जो है वो सेल है, मतलब सबसे छोटी यूनिट जिसमें लाइफ मौजूद है उसे हम लोग सेल बोलते हैं। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड ईस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सबसे छोटे होते हैं, जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, ऐसी चीजें यूनिसेलुलर होती है, मतलब वो सिंगल सेल होती है, वो खत्म, वो सेल खत्म, ठीक है। अदर्स लाइक प्लांट, और चीजें जैसे प्लांट, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सब मिलियन ऑफ सेल से बने होते हैं जो कि एक साथ काम करते हैं। हमारा हाथ अगर कट जाए ना बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि हम मर जाएंगे। हमारा, अब कई बच्चे मजाक में, सर हर्ट खत्म कर दे। भाई हर्ट खत्म करने से इंसान पता है क्यों खत्म हुआ? क्योंकि हर्ट आपकी बॉडी को ब्लड पंप करता है, जहां ब्लड नहीं जाएगा वहां ऑक्सीजन नहीं जाएगी, इसलिए आपकी पूरी बॉडी की सेल्स खत्म हो जाती हैं। पर हमारी सेल्स कनेक्टेड नहीं है। एक हाथ काटने से बॉडी खत्म नहीं हुई ना, इसका मतलब हम मरे नहीं, मतलब हम सिंगल सेल के नहीं बने हैं।
कई लोगों की आंखें फूट जाती जिंदा रहते, कई लोगों के कुछ ना कुछ, हर किसी आदमी का कोई ना कोई हादसा होता रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि इंसान मर गया। इंसान तभी मरता है जब उसकी बॉडी के सारे सेल्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड ए टिश्यू। एक सेल, एक यूनिट को सेल बोला गया, उसके ग्रुप को टिश्यू बोला गया। हमारे हाथ है ना, हमारे हाथ पे पूरा का पूरे के पूरे सेल का ग्रुप को टिश्यू बोला जाता है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है? टिश्यू। ठीक है, ये एक सेल का डायग्राम ऐसे ही डाल देंगे, आगे समझाऊंगा इन सारी चीजों को। वैसे भी ये सिर्फ डायग्रामेटिकली इसलिए डाला गया थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कहता है सेल की स्टडी कैसे की जाती है। ठीक है, हाउ टू स्टडी सेल। ह्यूमन आई हैज ए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। हमारे जो इंसान की आंखें ना, उनकी रेजोल्यूशन की लिमिट है। रेजोल्यूशन का मतलब देखने की एक लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं देख पाएंगे, इससे कम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, 2 पॉइंट अपीयर एट ए सिंगल पॉइंट इफ दे आर टू क्लोज टू ईच अदर। कहते हैं अगर 2 पॉइंट्स हैं, वो दूर है तो वो 2 पॉइंट है, लेकिन जब उनको पास ले जाते हैं तो वो 2 पॉइंट भी क्या हो जाते हैं? सिंगल हो जाते हैं। कहने का मतलब जब चीजें दूर होती हैं तो वो 2 होती हैं, अगर अलग अलग है। लेकिन वो 2 चीजें भी जब बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं तो वो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करती है। ये हमारी आंखों के कारण है। सेल्स आर यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन विद द अनएडेड आई। कहता है सेल्स जो है ना, हमारी नग्न आंखों से सीधे बिना माइक्रोस्कोप की मदद से हम सेल्स को नहीं देख सकते, क्योंकि सेल बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। बायोलॉजिस्ट स्टडी सेल विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। इस लेंस को हम लोग माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, क्योंकि लेंस तो छोटा होता है, माइक्रोस्कोप और भी बड़ा होता है, बात वही है। कुल मिला के हमें मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जूम करने की जरूरत पड़ती है, तभी हम सेल को स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, टॉपिक वही है मैग्निफिकेशन। ये पहले एक मैं आपको माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। हमारी आंखें जहां पर लगती हैं, जिसमें झांकते हैं, दैट इज कॉल्ड द आई पीस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, मैग्नीफाइंग लेंस है, वो यहाँ पर होता है। और यहाँ पर एडजस्टमेंट नॉब फॉर द फोकसिंग, यहाँ पर लाइट सोर्स प्रोवाइड, ये नीचे से लाइट दे रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो ये माइक्रोस्कोप की बात है। ठीक है, माइक्रोस्कोप की हम कोई स्टडी नहीं कर रहे, बस डाल के आपको बताया है। बात हम इसकी कर रहे हैं, इसमें कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? कॉन्वेक्स लेंस। अब आप तो इसको नहीं पहचान पाओगे भाई, बच्चे कई बार कहते हैं सर हमें नहीं पता, पर यार ऐसा है, हर क्लास में छोटी छोटी चीजें पढ़ाई गई है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस पढ़ाया गया है, मिरर पढ़ाया गया है, छोटे से छोटे बच्चों को पता होता है। फिर भी नहीं पता तो मैं बताता हूँ। मिरर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। उनमें से एक टाइप के मिरर का इस्तेमाल हम यहाँ पर मिरर कह रहा हूँ, मिरर भी होते हैं और लेंस भी होते हैं। एक टाइप के लेंस का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या काम करता है? ये किसी भी चीज को ना जूम करता है, उसको बड़ा कर देता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं ना, तो वो छोटी चीज हमें बड़ी नजर आती है। हमने कॉपी के ऊपर लगाया, वर्ड के ऊपर कॉन्वेक्स लेंस, वो वर्ड एकदम से जूम करके नजर आएगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस टू यूज टू मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब ही यही होता है कि उसको क्या कर दो? जूम कर दो, उसको बड़ा कर दो। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस इंक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस, ये दोनों, ये और ये दोनों क्या करते हैं? मैग्निफिकेशन का काम करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाह रहे हैं ना, उसको ये जूम कर देते हैं, उसको ये दिखा देते हैं कि आप अपनी नेकेड आई से भी उसको कैसे देख सकते हो। ठीक है, रॉबर्ट हुक पहला व्यक्ति था जिसने 1665 में सेल को डिस्कवर करा था। जिस जमाने में हमारे भारत में युद्ध लड़े जा रहे थे, उस जमाने में विश्व में 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बता दिया। ये नहीं कह रहा हूँ हमारा भारत पीछे, भैया हमारे भारत ने बहुत डिस्कवरियां करी हैं, पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ वो स्वर्ण युग था भारत का। जिस समय हमारे भारत में चीजें गलत हो गई, उस समय भारत के अलावा विदेशों में बहुत कुछ डिस्कवर किया गया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को ढूंढा था। He used cell design microscope using 2x200 to 300 मैग्निफिकेशन। सबसे बेसिक माइक्रोस्कोप उसने बनाया जो किसी भी चीज को 200 से सिर्फ 300 गुना को जूम कर सकता है। इसीलिए उसको सेल पता है कैसे नजर आई थी?
कॉर्क के रूप में। आपने रैकेट खेला होगा तो रैकेट के एक कॉर्क को आप जो मारते हो उसके पीछे एक सफेद सी चीज होती है ना, जिसे ज्यादा हम देखें तो सेल हमें बस उसके रूप में नजर आई थी रॉबर्ट हुक को उस समय बस। लेकिन उसने इतना भी देखा था, इसीलिए उसको पहला पर्सन कहा जाता है जिसने धरती पे बताया सेल नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, कहता है जब रॉबर्ट हुक एग्जामिन कर रहा था थिन लाइंस ऑफ कोड ऑब्जर्व स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट, ऐसे एक सेल थी, इसमें इसने ऐसे देखा कि सेल के अंदर ऐसे बॉक्सेस जैसे कंपार्टमेंट है। अब ये सेल किसकी हो सकती है? ये सेल उसने जिस ऑब्जेक्ट को लिया होगा, हो सकता है ऑनियन को लिया हो सकता है किसी पोटैटो की पील को लिया, हो सकता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, वो नहीं मेंशन है, पर जो चीज ली गई थी उसके अंदर ऐसे बॉक्सेस नजर आए उसको। ठीक है, ऐसे बॉक्सेस उसको नजर आए जब उसने कॉर्क का स्टडी करा। ही नेम दिस कंपार्टमेंट एज ए सेल, और इन कंपार्टमेंट को उसने क्या नाम दिया? सेल का नाम दिया। ठीक है, तो बेसिकली एक बड़ी सी कॉर्क को उसने स्टडी करा, उसका इसने नाम क्या दिया? सेल नाम दिया। ठीक है, इन स्कूल लैबोरेटरी लाइट माइक्रोस्कोप यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट। अब हमारे स्कूलों में तो यार लाइट के माइक्रोस्कोप यूज होते हैं जो बहुत ज्यादा जूम करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो आप माइक्रोस्कोप लेंस की मदद से भी नहीं देख सकते, वो लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। अब ऐसा बोला जाता है किस स्कूल में, वो तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, होने को प्राइवेट स्कूलों में होंगे, पर इनकी मदद से आप बैक्टीरियाज को भी मूव करते हुए देख सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, कभी किसी के स्कूल में हो या कोई व्यक्ति देख सकता है तो उसको देखना बहुत अच्छा लगेगा। कर्ड के ये थोड़ा सा एक एग्जांपल जो आपके लिए वियर्ड हो जाएगा, दही खाते हो ना, बड़ा टेस्टी और हेल्दी बोला जाता है, कभी उसको ना जूम करके देखना, आपको ना दही खाने का मन नहीं करेगा, उसमें हिलता हुआ कुछ नजर आएगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपको लगेगा मैं क्या कीड़े खा रहा हूँ, और वो भी जिंदा कीड़े खा रहा हूँ। इतना जूम करके अगर देखोगे तो ज्यादा जूम करने पर ही दिखेगा, कम जूम पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रॉबर्ट हुक के बारे में। पेपर में अभी भी इनमें से कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, ये एक आपकी बुक का ही डायग्राम है, तो यहाँ पे आप लोग अगर पढ़ोगे तो वो ये है कि सबसे पहले एटम होता है, उससे बड़ी चीज क्या होती है? मॉलिक्यूल, उससे बड़ी लिपिड, उससे बड़ी प्रोटीन, ऐसे ये लेयर बाय लेयर बढ़ता जा रहा है। साइजेस बता रखा है नैनोमीटर में, 10 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, कुल मिला के धीरे 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 मैं भी इसको देख रहा था तो ये थोड़ा सा विजिबिलिटी इसकी कम आ रही है, तो आप बुक में भी देख लेना, ये एक बस ऐसी टेबल डाल दिया है। ठीक है, मैं अगर यार अभी कैमरा हिलाऊंगा तो पूरी सेटिंग खराब हो जाएंगे, तो आप इसको पढ़ लेना, ये ऐसा कुछ जरूरत नहीं, बस आपको एक बताया गया है। सबसे बड़ी चीज रॉकेट है, यहाँ से हमें अपनी आंखों से दिखना शुरू हो जाते हैं फिश एग्स, एमीबा भी हमें थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो जाता है। इससे पहले हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, लाइट माइक्रोस्कोप चाहिए, और अनएडेड आई का मतलब जब हम बिना किसी की मदद से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्किप कर रहा हूँ इस पेज को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक और माइक्रोस्कोप के बारे में जिसका नाम है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के जो लेंस होते हैं वो 10 टाइम्स 40 टाइम्स बेटर मैग्निफिकेशन देते हैं रेजोल्यूशन अंडर विजिबल आई। Explore two different microscope of your school laboratory. Use it to observe fine structured material under the microscope. You feel a magnification image. ठीक है, मैं समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है यार कि पहले ये नोट्स बहुत बार बने, बहुत बार वीडियोस बनी है, तो एनर्जी ना डाउन सी हो जाती है, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा रुक रुक के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो कहता है लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें, ये एक माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इसमें आई पीस जैसा पुराने में भी देखा था, आंख जिस पर लगा के हम लोग जिसमें जूम करके देखते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट ये क्या करता है, एक गोल होता है जिसको हम लोग घुमाते रहते हैं, और घुमाने के बाद उसके अंदर ऑर्गेनिज्म को कैसे जूम कर रहा है, क्या कर रहा है, वो एडजस्टमेंट करता है। फाइन एडजस्टमेंट और थोड़ा अच्छा, हैंडल जिसको हम लोग यूं घुमाते रहते हैं, ये सारी चीजें इसके हिस्से हैं। तो इन्होंने बस इसमें यही बोला है कि आप अपने स्कूल में जाओ या जहां भी जाना है जाओ, अलग अलग माइक्रोस्कोप की तुलना करो, आपको खुद पता चलेगा कौन सा माइक्रोस्कोप ज़्यादा बेहतर है, कौन हमारे को ज़्यादा अच्छी जूम करता है, किससे हम ज़्यादा अच्छी स्टडी कर पाते हैं, बस यही बात है। ठीक है,
ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है बच्चों। मेरे हिसाब से मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक का वो हिस्सा नहीं है, बस मैं आपको लिख देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये आप समझ लो हाई लेवल पर इस्तेमाल होता है कंपनीज में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, ऐसे जगहों पर। कहता है लाइट माइक्रोस्कोप को हटा दे तो साइंटिस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी यूज करते हैं, जो सेल की स्ट्रक्चर बताते हैं। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हैं हाईली मैग्नीफाइड इमेज करने के लिए, अलाउज द सेल स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन की बीम होती है, उनको इस्तेमाल करते हैं। वो बीम इतनी ज़्यादा स्टडी मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो किसी छोटे से छोटे जीव को भी इतना ज़्यादा जूम कर देती है कि हम उसके हर एक हिस्से को बहुत इजीली स्टडी करते हैं। पर ये बहुत महंगी चीज़ है, ये स्कूलों में नहीं मिलेगी आपको, ये लाइब्रेटरीज के अंदर या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में मिलेगी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की जाती है कि उसकी स्टडी करके उसके ऊपर कौन सी मेडिसिन बनानी है, ये कैसे बिहेव करते हैं, इन सब के लिए। इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आपको इतना खास जानने की जरूरत नहीं, पेपर में नहीं आता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन। ऑलरेडी ये आप टर्म पढ़ चुके हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जब भी किसी चीज को जूम किया जाता है तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर, उसको जूम करने वाली चीजें, माइक्रोस्कोप हो गया, लेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, इन सब की जो पावर होती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। और इसी से जब वो जूम हो जाता है तो इसे बोला जाता है मैग्निफिकेशन। कहता है जो मैग्निफिकेशन होता है वो किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस। मैंने आपको पहले भी वीडियो में आपने देखा होगा, एक आई पीस जिससे हम आंखों में देखते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस जो साइड में होता है, इन दोनों का मिलाकर मैग्निफिकेशन बनता है। अगर एक की पावर 10 है और दूसरे की पावर भी 10 है तो कुल मिला के वो 20 नहीं होगा, उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 × 10 = 100, तो टोटल मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी आपकी 100। तो कहने का मतलब आप एक नॉर्मल चीज पे भी अगर आप 10 की लेते हो तो आप उसको देखोगे तो 10 गुना पावर में करेगा। आप अगर उसके साथ आप दोनों का इस्तेमाल करते हो तो 10 और 10 मिलाकर 20 ना करके वो मल्टीप्लाई में 100 टाइम कर देगा। ये लेंस और माइक्रोस्कोप इस प्रकार से बनाए जाते हैं ताकि आपकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा क्योंकि अभी लिखने की जगह नहीं है। ठीक है, तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। और अगली स्लाइड आपकी क्योंकि बायोलॉजी है तो आप लोगों को अब यहां से वो चीजें शुरू हो रही है जो चैप्टर का मेन हिस्सा है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन। जो सेल्स होते हैं ना वो टिश्यूज और ऑर्गन्स में बने होते हैं। मैंने आपको क्या कहा, एक ग्रुप ऑफ सेल्स is termed as the tissue, a group of tissues is termed as the organ। हाथ, आई, कान, ये ऑर्गन हो गए। ठीक है, तो टिश्यूज का ग्रुप मिला के ऑर्गन बनाता है और सेल उनके अंदर अरेंज होती है। तो जब कई सारी सेल्स अरेंज होती है तो वो कहलाते हैं टिश्यू, कई सारे टिश्यू अरेंज होते हैं तो वो कहलाते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, कलेक्टिवली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अकेला सेल, अकेला टिश्यू, अकेला ऑर्गन, ये सब नहीं है। कलेक्टिवली सेल बन इकट्ठे हुए, सेल के इकट्ठे होने पर टिश्यू बनाओ, टिश्यू के इकट्ठे होने पर ऑर्गन बनाओ, तब जाके एक चीज अपना फंक्शन करना शुरू करती है। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे कोई भी चीज काम करती है, ये एक सिस्टम है। सबसे पहले सेल आएगी, सेल को ग्रुप बनाएंगे तो वो टिश्यू आएगा, टिश्यू का ग्रुप बनाएंगे तो वो एक ऑर्गन आएगा और तब वो एक फंक्शन करना शुरू करेगी। सेल इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड विद देयर सराउंडिंग। सेल जो होती है वो एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहती हैं तो एक दूसरे के साथ तो इंटरेक्ट करती है, लेकिन बाहर ठंड है और ठंड हो रही है तो सेल्स जो है ना वो महसूस करेंगी। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स इस चीज को महसूस करेगी कि बाहर का तापमान जो है ना वो कम हो गया है, तो ये आसपास से भी चीजों को महसूस करती हैं और एक दूसरे के साथ भी महसूस करती है, एक दूसरे से भी बातचीत इंटरेक्ट करती है। बातचीत का मतलब ये नहीं कि हाय हेलो, बातचीत का मतलब है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर दो लोगों में लड़ाई हो गई तो एक इधर घूमने चला गया, एक उधर घूमने चला गया। यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम से लड़ाइयाँ नहीं होती, यहाँ पर सेल सिंपल है, हमें सबको एक साथ काम करना है तो वो एक जैसा ही काम करती हैं। ठीक है, These interaction occur at cell boundary। और ये कहां पर काम करते हैं, सेल बाउंड्री, जो मैं बता चुका हूं। ये बॉर्डर है ना, जो बॉर्डर सेल का, इसको बोलते हैं सेल बाउंड्री। यहीं पर ही आपको ठंड महसूस होगी। अंदर तो सेल अपना जो फंक्शन है वो कर रही है, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, वो सारे अपने काम करते हैं, पर बॉर्डर पर ठंड है तो वो सेल की बाउंड्री पर ही महसूस होगा। अंदर वो कुछ भी नहीं जाने देंगे, या तो सेल खत्म हो जाएगी या वो बाउंड्री के ऊपर ही उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है,
हर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक्सचेंज करता है मटेरियल को, रिस्पॉन्ड करता है एनवायरनमेंट के साथ, और इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। कहने का मतलब सिंगल सेल, मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया सिंगल सेल है, वो सिंगल सेल उसको खाना खाना है ना, वो अपने आसपास के सराउंडिंग में देखेगा, जहां खाना होगा वो उससे खाना अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ले लेगा, आउटर लेयर के थ्रू खाना ले लेगा। कहने का मतलब है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके पास कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है कि हाथ नहीं है कि जाएंगे हाथ से खाना खाएंगे, ऐसा नहीं है कि पैर है पैर से वो मूवमेंट करेंगे, वो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, जब जब घूमेगा जहां जहां खाना आएगा उसके आसपास घूम जाएगा और खाना खा लेगा, क्योंकि उनके पूरी की पूरी बॉडी एक सेल में समाई हुई है। अगर वो सेल खत्म, उनका बॉडी खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंट्रोडक्शन है, एक सेल के बारे में बताया गया है। जिसको ना समझ आया एक बार फिर से देख लेना, बायोलॉजी थोड़ी बोरिंग होती है, मानो बात को, ठीक है। फिर भी आप लोगों को अगला पॉइंट बताता हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा अब अच्छी चीजें आनी शुरू हुई हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज द थिन बाउंड्री दैट सराउंड ए सेल एंड प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट। जो सेल मेम्ब्रेन बाहर की लेयर, बार बार बोल रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन बाहर की लेयर है, वो एक पतली सी बाउंड्री है जो सेल को बाहर की चीजों से अलग करती है। बाहर जो घूम रहा है वो घूमता रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आ पाएगा जब तक वो उसको अलाउड नहीं करेगी। इसीलिए वो एक पतली सी बाउंड्री जो सेल के अंदर की चीजों को सेल के अंदर कर रही है, सेल के बाहर की चीजों को बाहर रहने दे रही है। जब तक परमिशन नहीं होगी कोई चीज अंदर से बाहर नहीं जाएगी और कोई चीज बाहर से अंदर नहीं आएगी, ठीक है। ये एक एग्जांपल देखो आप, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? इसकी बाहर की लेयर किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है। और इधर भी बाहर है, इधर भी बाहर है, तो इधर भी प्रोटीन है, इधर भी प्रोटीन है। ये लिपिड है और ये लिपिड की बाइलेयर है। तो ये सब बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, सुने होंगे आपने, लिपिड क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट चेन क्या होता है। तो ये सब चीजें सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, इन सब चीजों से मिलकर बनी होती है। बहुत डीप बातें हैं जो 11th और 12th में बच्चे बायो लेते हैं, ये उनके लिए भी उतना ज्यादा डीप नहीं होता है। तो सोचो कितना हाई लेवल पर मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको बस बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन बाहर की लेयर जो होती है वो प्रोटीन उसमें मौजूद होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? इट डिफाइन द इंडिविजुअलिटी ऑफ ए सेल एंड इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे ही आपने सेल के मेम्ब्रेन ने सेल के चारों ओर एक बाउंड्री बना दी ना, वैसे ही सेल के अंदर की चीजें जो होंगी ना वो अलग हो चुकी हैं, और उस ग्रुप को बोला जाता है प्लाज्मा, ठीक है। उसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो लिक्विड होता है, वो प्लाज्मा कहलाता है, और उसके बाहर की लेयर एक और लेयर बन जाती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल के सबसे बाहर की लेयर को सेल मेम्ब्रेन बोला गया, उसके अंदर प्लाज्मा होता है, इसलिए इसको इंडिविजुअलिटी एंड इट इज कॉल्ड ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी सेल मेम्ब्रेन को आप एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो, क्योंकि वो प्लाज्मा के चारों ओर घूमती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम बार बार सेल मेम्ब्रेन की जो बात कर रहे हैं, मैंने कुछ देर पहले बताया कि जब तक हमारी सेल नहीं चाहेगी ना कि ये चीज अंदर आए, या हमारी सेल नहीं चाहेगी ये चीज बाहर जाए, कोई चीज अंदर बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए इसको बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्ट करो, परमिट करो और अलाउड करो। मतलब 10 चीजें आई, सेल ने उन सब 10 चीजों से इंटरेक्ट करा, इंटरेक्ट करने के बाद सेल ने कहा ये मेरी बॉडी को जरूरत है, उसने उस चीज को अलाउड कर दिया। सेल के अंदर 10 चीजें हैं, ये मेरे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको इसने बाहर निकाल दिया। तो इसीलिए ये खुद चूज करते हैं कौन सी चीज अंदर आएगी और कौन सी चीज बाहर जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये सिलेक्ट करती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये अलाउ करती है कुछ सब्सटेंस को जो अपने आप सेल के अंदर से जा सकते हैं और सेल के अंदर आ सकते हैं, बाकी सबको ये ब्लॉक कर देती है, ठीक है। This property of the cell membrane help in controlling the movement of substance in and out of the cell। और ये जो प्रॉपर्टी है सिलेक्टिवली परमिएबल वाली प्रॉपर्टी, ये सेल की इतनी बेहतरीन प्रॉपर्टी है कि किसी भी चीज को अंदर और बाहर जाने के लिए परमिशन देती है, वरना कोई भी चीज अंदर और बाहर नहीं जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों अगली स्लाइड क्या बोलती है? एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। वैसे मैंने एक्सपेरिमेंट इसलिए डाला था कि आपके बुक के अंदर है, पर मैं इस एक्सपेरिमेंट को आपको ज्यादा डीप में डाल के थ्योरेटिकली जल्दी से समझा देता हूँ, ठीक है। कहता है एक पोटैटो को 2 बराबर हिस्सों में काटा है,
मेजर द रिकॉर्ड एंड इनिशियल वेट ऑफ बोथ द पीस यूजिंग ए वेइंग मशीन। आपने एक पोटैटो लिया, उसको दो हिस्सों में काटा, दोनों हिस्सों का वजन कर लो जो शुरुआती वजन है। उनको वजन करने के बाद एक को डालो बीकर ए में जिसमें प्लेन पानी है, मतलब एक बीकर ए लिया, उसमें सादा पानी डाला आपने, उसमें पोटैटो को डाल दिया। बीकर बी के अंदर आपने 20% साल्ट डाला और शुगर सॉल्यूशन डाला, मतलब इसमें 20% सॉल्ट है या 20% शुगर है, कोई भी एक चीज है पानी के अंदर, ठीक है। बिना कुछ करे उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दो और रिकॉर्ड मेजर वापस से उनके वेट को मेजर करो। तो जब आपके घर में, आपके लेबोरेटरी में, जहां पर भी आप वजन कर सकते हो, ऐसा एक्सपेरिमेंट घर पे करना। क्या आपको देखने को मिलेगा? पोटैटो श्रिंक। जो ए वाला पोटैटो है वो भी श्रिंक होएगा, जो बी वाला पोटैटो है वो भी श्रिंक होएगा। श्रिंक का मतलब छोटा हो जाएगा, पर बी वाला ज्यादा श्रिंक होगा, ए वाला कम श्रिंक होगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉल्ट होती है, शुगर होती है, वो सेल के अंदर चले जाती है और सेल के अंदर की लिक्विड बाहर आ जाती है। तो जब सेल बड़ा था, उसका लिक्विड बाहर आ गया तो सेल सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में नॉर्मल ये चीज आपको देखने को मिलती है। और सॉरी, ए के अंदर एक चीज और होगी, ए फूल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि ए में पानी जो है ना, पानी वो अंदर चला गया, और बी में जो पानी है ना सेल का, वो बाहर आ गया। तो जो बाहर आया वो सिकुड़ गया, जिसके अंदर गया वो फूल गया, ठीक है। तो कुल मिला के ये बताना चाहा कि जिधर भी जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको वो चीज मिल जाती है। जैसे दोनों में हमने आलू डाला, एक में आलू ए में डाला, एक में आलू बी में डाला, बी में हमने शुगर डाल दिया या सॉल्ट डाल दिया, जो आप डालना चाहो। और जैसे ही एक आलू को निकाला, एक आलू फूल गया, क्योंकि सेल के अंदर पानी कम था, बाहर पानी ज्यादा था, तो पानी सेल के अंदर चला गया और सेल फूल गई। लेकिन बी के केस में बाहर पानी कम था, सेल का पानी ज्यादा था, तो सेल का पानी बाहर आ गया और सेल सिकुड़ गई। बस यही एक्सपेरिमेंट है, ठीक है।